Good morning, students. Today we are going to continue our chapter Manufacturing Industry, chapter number 8. In previous lecture, we have discussed about the factors which influence the industries. Okay. Now today's our topic is इंडस्ट्रियल पॉलिसी. इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में क्या है, देखिए, इंडिया बीइंग ए डेमोक्रेटिक कंट्री, हमारे इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसका एम क्या है, इकोनॉमिकल ग्रोथ लेकर आना विथ बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट. और ये भी बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, यानी कि किसी एरिया में ऐसा नहीं है कि कोई बैकवर्ड रह गया और कहीं पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गया, नहीं, पूरा बैलेंस लेकर आना है कि हर इंडस्ट्रीज जो है हर एरिया के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, स्टैब्लिश हो. Establishment of iron and steel industry in Bhilai and Rourkela were based on decision to develop backward tribal areas of the country. देखिए, अगर हम बात करते हैं भिलाई और राउरकेला एरिया की, तो ये काफी ज्यादा बैकवर्ड एरिया है, ट्राइबल एरिया है. यहाँ पर आप देखेंगे तो किसी भी तरीके का कोई भी डेवलपमेंट पहले नहीं था, काफी ज्यादा बैकवर्ड एरिया था. तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज को लाना, यही एम था कि इस एरिया का भी क्या हो जाए, डेवलपमेंट हो. At present, Government of India provides lots of incentives to industries locating in backward areas. अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो आज के टाइम पर जिन बैकवर्ड एरियाज के अंदर जो भी इंडस्ट्री स्टैब्लिश की जाती है, तो उनको बहुत सारे इंसेंटिव्स मिलते हैं, जैसे कि टैक्स कम देना पड़ता है ना. तो बहुत सारे इंसेंटिव्स गवर्नमेंट के थ्रू दिए जाते हैं उन एरिया में इंडस्ट्री स्टैब्लिश करने का जो कि काफी बैकवर्ड एरियाज हैं, ताकि रीजनल डेवलपमेंट हो सके, बैलेंस डेवलपमेंट हो सके. मेजर इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सी है, देखो इस चैप्टर के अंदर हम लोग कौन कौन सी इंडस्ट्रीज की बात करेंगे. यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कॉटन इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, हम लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करेंगे, शुगर की बात करेंगे, है ना. तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है दैट इज अवर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज बेसिस टू द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री. देखो, किसी भी कंट्री की अगर हम बात करें, है ना, तो कोई भी इंडस्ट्री हो, वहां पर हमें क्या चाहिए, मशीन्स चाहिए, टूल्स चाहिए होते हैं. तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो क्या है, बेसिक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये क्या है, बैकबोन है हर इंडस्ट्री की, क्योंकि वहां पर बिना आयरन के कुछ भी नहीं पॉसिबल होता है. द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज वन ऑफ अवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज. अगर हम बात करते हैं कि हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो वो हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है. द शुगर इंडस्ट्री इज बेस्ड ऑन लोकल रॉ मटीरियल्स विच prospered even in the British period. जो शुगर इंडस्ट्रीज है वो हमारे यहाँ पर रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज है, जहाँ पर रॉ मटेरियल्स मिल जाते हैं इजीली, शुगर कैन जैसे कि, तो वहां पर ही हम लोगों को इंडस्ट्री स्टैब्लिश करनी पड़ती है, क्योंकि शुगर कैन क्या है, वेट लॉसिंग रॉ मटेरियल है. अगर हम बाहर दूर तक लेकर जाएंगे ट्रांसपोर्टिंग में, तो उसका वेट जो है वो लूज हो जाएगा, तो उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा. और ये कब से चल रहा है, हमारा ब्रिटिश टाइम पीरियड से इसको लिया गया है. बिसाइड द मोर रिसेंट पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज एंड द आईटी इंडस्ट्रीज विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर. इसके अलावा हम लोग यहाँ पर किस किस के बारे में डिस्कस करेंगे, देखिए यहाँ पर हम लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करेंगे, टेक्सटाइल की बात करेंगे, शुगर इंडस्ट्री की बात करेंगे, और इसके अलावा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज की और आईटी इंडस्ट्रीज की जो है डिस्कशन यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं. तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. The development of the iron and steel industry opened the door to rapid industrial development in India. जब भी जैसे ही हमारे यहाँ पे कंट्री के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ था, उसने बहुत सारे एक तरह से कह सकते हैं इंडस्ट्रीज के लिए दरवाजे खोल दिए थे. ठीक है, तो इसमें क्या था, क्यों ऐसा हुआ था, ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री डिपेंड हैविली ऑन द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री फॉर देयर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. देखिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो क्या क्या होता है, जैसे कि आपके मशीन्स होती हैं, आपके टूल्स होते हैं, है ना. तो इन सारी चीजों से ही कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश होगी. इन ये सारी क्या होती है, वहां पर कैपिटल्स हैं किसी भी इंडस्ट्रीज के. तो जब तक आपकी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नहीं होगी, ये सारी चीजें बनाने वाली इंडस्ट्री नहीं होगी, तो आप इंडस्ट्री को कैसे स्टैब्लिश करोगे. तो इसी वजह से क्या कहा गया है, एक तरह से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को बैकबोन कहा गया है अदर इंडस्ट्रीज का भी. ठीक है, कैन वी मेक टूल्स टू बी यूज इन एग्रीकल्चर विदाउट आयरन. क्या हम बिना
टूल्स के एग्रीकल्चर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से क्या कहा गया है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज जो है वो एक तरह से बैकबोन होती है अदर इंडस्ट्रीज की। द अदर रॉ मटेरियल बिसाइड आयरन ओर एंड कोकिंग कोल, इसके अलावा देखिए और कौन कौन से हमारे जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, इसमें आता है कोकिंग कोल आ जाता है। एसेंशियल फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर लाइमस्टोन, लाइमस्टोन की जरूरत होती है, डोलोमाइट की जरूरत होती है, मैग्नीज की जरूरत होती है एंड फायर क्ले की जरूरत होती है। तो ये कुछ रॉ मटेरियल्स हैं। ऑल दीज रॉ मटेरियल आर ग्रॉस वेट लॉसिंग, ये सारे के सारे क्या है, वेट लॉसिंग है ना। तो जहां पर ये मिलेंगे या जहां पर ये रॉ मटेरियल्स मिलेंगे उन्हीं जगह पर हमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लगानी होगी, स्टैब्लिश करनी होगी, ठीक है। देयरफॉर द बेस्ट लोकेशन फॉर द आयरन एंड स्टील प्लांट्स इज नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो इसी वजह से क्या होता है, क्या रीजन है, क्योंकि ये क्या है, वेट लॉसिंग है, सारे के सारे रॉ मटेरियल्स वेट लॉसिंग होते हैं, तो इनको हम लोग ट्रांसपोर्टिंग नहीं कर सकते ज्यादा दूर तक। तो इसीलिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज वहीं स्टैब्लिश होगी जहां पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल होंगे। इन इंडिया देयर इज ए क्रिसेंट शेप रीजन कंपैरिजन पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़, नॉर्दर्न उड़ीसा एंड झारखंड। क्रिसेंट शेप क्या होता है, इस तरीके से, ठीक है। क्रिसेंट शेप ये होता है कि इसके अंदर क्या हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड वगैरह जो एरिया है वो इसी तरीके से यहाँ पर लोकेटेड है और इन्हीं एरियाज के अंदर ज्यादातर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। वेस्टर्न बंगाल वगैरह, विच इज एक्सट्रीमली रिच इन हाई ग्रेड आयरन ओर। यहाँ पर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हाई ग्रेड का आयरन ओर मिलता है, गुड क्वालिटी कोकिंग कोल मिल जाता है एंड अदर सप्लीमेंटिंग रॉ मटेरियल्स भी यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाता है। किन किन एरियाज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम छत्तीसगढ़, नॉर्दर्न उड़ीसा, झारखंड एंड वेस्टर्न बंगाल, ओके। तो ये कुछ एरियाज हैं जहां पर हम लोगों को आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज ज्यादातर देखने को मिलती हैं। एरियाज पता होने चाहिए, रॉ मटेरियल्स पता होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। द इंडियन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स एज वेल एज मिनी स्टील मिल्स। देखिए बहुत सारे ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज भी हैं जो दूसरे पार्ट्स वगैरह बनाती हैं, उनको क्या बोला जाता है, मिनी स्टील मिल्स भी बोला जाता है। इट ऑल्सो इंक्लूडेड सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, जिसमें होते हैं रोलिंग मिल्स होती है ना। एंसिलरी इंडस्ट्रीज, एंसिलरी इंडस्ट्रीज क्या होती है, सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आसपास जो है काफी सारी इंडस्ट्रीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। उसके बाद आता है टॉपिक आपका इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट है आपका ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा। टिस्को, सबसे पहले हम बात करेंगे टिस्को की। टिस्को, द टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट्स। What is the full form of TISCO? That is the Tata Iron and Steel Plants. कहाँ लाया करती है, lies very close to मुंबई कोलकाता रेलवे लाइन। मुंबई कोलकाता रेलवे लाइन के पास में, क्यों है पास में, ताकि ट्रांसपोर्टिंग इजीली पॉसिबल हो। लाइन एंड अबाउट 240 किलोमीटर अवे फ्रॉम कोलकाता। कोलकाता से कितना दूर है ये, 240 किलोमीटर। अभी मैप के अंदर भी शो करूंगी आपको, ठीक है। 240 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कोलकाता विच इज द नियरेस्ट पोर्ट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ स्टील। देखिए यहाँ पर मुंबई जो है वो काफी दूर पड़ेगा आपका, मैं इसको मैप में दिखा देती हूँ आप लोगों को। यहाँ देखिए मुंबई, ये कहाँ पड़ता है, जमशेदपुर, ठीक है। जमशेदपुर झारखंड के अंदर यहाँ पर ये लोकेटेड है। इसके अलावा यहाँ से देखिए मुंबई, ये मुंबई यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर नियरेस्ट कौन है, यहाँ पर कोलकाता जो कि 250 किलोमीटर है। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट कहाँ से होगा, ज्यादातर यहाँ जो प्रोडक्शन जो भी प्रोड्यूस होगा उसको इजीली एक्सपोर्ट हम लोग नियरेस्ट प्लेस से करेंगे ना। तो इसीलिए यहाँ पर कोलकाता में जो है, यहाँ से इसका प्रोडक्ट जो है वो ज्यादातर क्या होता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रॉ मटीरियल्स कहाँ से मिल रहा है, मैग्नीज कहाँ से मिल रहा है, स्टील प्लांट, देखिए कोल कहाँ से मिल रहा है आप लोगों को, झारिया से कोल मिलता है इन लोगों को, ठीक है। इसके अलावा यहाँ रिवर जो है, सुवर्ण रेखा रिवर यहाँ से निकलती है, जहां से उनको वाटर और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है ना। रिवर खारकाई है यहाँ से, और ये कुछ एरियाज हैं जहां पर इनका प्रोडक्शन किया जाता है।
तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो प्रोडक्शन एरियाज है वो कहाँ पर है, इसके अलावा जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो कहाँ से हो रही है ना, रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से मिल रहा है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो कि आपको मैप के थ्रू समझना है। सो विच इज द नियरेस्ट पोर्ट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ स्टील, यहाँ से स्टील जो है कोलकाता से एक्सपोर्ट किया जाता है। द रिवर सुबर्णरेखा, कौन सी, सुबर्णरेखा एंड खरकाई, जो दोनों रिवर है, यहाँ से उनको क्या मिलता है, वाटर मिलता है प्लांट से, इनके प्लांट से। द आयरन ओर फॉर द प्लांट इज ऑब्टेन फ्रॉम नावमुंडी एंड बादाम पहाड़, ये दोनों ही जगह जो है यहाँ से इनको क्या मिलता है, आयरन ओर प्रोवाइड होता है, जो कि कहाँ पर आता है आपका, किस एरिया में आता है, टेल मी। नावमुंडी आपका झारखंड एंड यहाँ पर आता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल से इनको आयरन ओर प्रोवाइड होता है। एंड कोल इज ब्रॉट फ्रॉम द जोड़ा माइंस इन उड़ीसा, कोल कहाँ से मिल रहा है उनको, जोड़ा माइंस से मिल रहा है, जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा में है। कोकिंग कोल कम फ्रॉम झारिया एंड वेस्ट बोकारो कोल फील्ड, और कोकिंग कोल जो रॉ मटेरियल है वो उनको कहाँ से मिल रहा है, झारिया से मिल रहा है, वेस्ट बोकारो कोल फील्ड से मिल रहा है। इसके बाद आता है आपकी नेक्स्ट IISCO, यानी कि इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, क्या है यहाँ पर, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी सेटअप दिस फर्स्ट फैक्ट्री एट हीरापुर, कहां पर सेटअप की गई थी, सबसे पहले इसकी फैक्ट्री हीरापुर के अंदर सेटअप की गई थी। एंड लेटर ऑन अनदर एट कुल्टी, उसके बाद में 1937 के अंदर इसको कुल्टी के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। द स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन एसोसिएशन विद IISCO एंड सेटअप अनदर आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग यूनिट एट बर्नपुर, वेस्ट बंगाल के अंदर। देखिए यहाँ पर उसके बाद सेटअप जो स्टील कॉर्पोरेशन है बंगाल का, उसने एसोसिएशन बनाकर इसके साथ में एक और यूनिट स्टैब्लिश की गई थी बर्नपुर के अंदर, जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। All the three plants under IISCO are located very close to दामोदर वैली कोलफील्ड। देखिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको कि रॉ मटेरियल कहाँ अवेलेबल हो रहा है आपको, है ना, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिल रही है, ये सारी चीजें देख के ही इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए दामोदर वैली जो है वो काफी पास में है, जहां से उनको क्या मिल जाता है, कोल फील्ड्स हैं, रानीगंज, झारिया एंड रामगढ़ के अंदर, तो यहाँ से इनको कोल प्रोवाइड हो जाता है। आयरन ओर कम फ्रॉम सिंहभूम इन झारखंड, और आयरन ओर कहां से मिलता है, सिंहभूम, जो कि झारखंड के अंदर है। वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम द बराकर रिवर, वाटर कहां से मिल रहा है इनको, बराकर रिवर से मिलता है। ए ट्रिब्यूटरी ऑफ द दामोदर, जो कि क्या है, दामोदर रिवर की ट्रिब्यूटरी है। ऑल द प्लांट्स आर लोकेटेड अलोंग द कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइन, और ये जो इंडस्ट्रीज है वो ज्यादातर कहाँ स्टैब्लिश की गई है, लोकेटेड है ये इंडस्ट्री कोलकाता आसनसोल रेलवे लाइंस के पास में, ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट इजीली हो सके। Unfortunately, steel production from IISCO fell considerably in 1972-73 and the plants were taken over by the government। देखिए 1972-73 के अंदर क्या हुआ था कि इस प्लांट को जो दूसरी गवर्नमेंट है उसने अपने अंडर में ले लिया था। उसके बाद नेक्स्ट आती है विश्ववरिया आयरन एंड स्टील वर्क लिमिटेड, VISL, the third integrated steel plant, the Vishwavariya Iron and Steel Worker, initially called the Mysore Iron and Steel Workers। क्या कहा जाता है इसको, मैसूर आयरन एंड स्टील वर्कर्स भी बोला जाता है। लोकेटेड क्लोज टू एन आयरन ओर प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ केमांगुंडी इन द बाबा बुडान हिल्स, बाबा बुडान हिल्स के पास में केमांगुंडी है, वहां से इनको क्या प्रोवाइड हो रहा है, आयरन ओर प्रोवाइड हो रहा है। लाइमस्टोन एंड मैग्नीज आर ऑल्सो लोकली अवेलेबल। देखिए लाइमस्टोन और मैग्नीज जो है वो भी वहां पर इजीली इनको अवेल हो जाता है, बट दिस रीजन हैज नो कोल, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं मिल रहा है उनको, कोल नहीं मिलता है। एट द बिगिनिंग चारकोल ऑब्टेन बाय बर्निंग वुड फ्रॉम नियर बाय फॉरेस्ट, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, कोल तो मिलता नहीं है, तो इस वजह से जो वुड होती है उसको बर्न करके यहाँ पर ये चारकोल बनाकर जो है फॉरेस्ट से वो लोग फ्यूल यूज किया करते थे 1951 के अंदर, ठीक है, पहले के टाइम पर। आफ्टरवर्ड बाद में इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फर्नेसेस वर इंस्टॉल्ड विच यूज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द जॉग फॉल्स हाइडल पावर।
अब यहाँ पर क्या किया उन्होंने कि जो जॉग फॉल है, हाइडल पावर है, वहां से उनको वाटर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड होती है, तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल फर्नेस के थ्रू वहां पर यूज करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको कोल जो है वो वहां पर प्रोवाइड नहीं हो रहा था। तो भद्रावती रिवर सप्लाइज वाटर टू द प्लांट, और इसको वाटर कहाँ से मिलता है, भद्रावती रिवर से मिलता है। दिस प्लांट्स प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड स्टील एंड अलॉयज, ये प्लांट्स जो है वो क्या करता है, स्पेशलाइज्ड स्टील्स एंड अलॉयज जो है वो प्रोड्यूस करता है। जितने भी स्क्रैप मटेरियल्स होते हैं ना, क्योंकि वहां पर ज्यादा इतना ज्यादा आयरन ओर भी नहीं मिलता है, कोल भी नहीं मिलता है, तो वहां पर क्या किया जाता है, जितना भी स्क्रैप जो आयरन होता है उसको रिसाइकिल करके और इलेक्ट्रिक फर्नेस के थ्रू वहां पर स्टील जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। आपको मैप भी देखना है इसके अंदर, मैप से ही पढ़ना है इसको। आफ्टर इंडिपेंडेंस ड्यूरिंग द सेकेंड 5-year प्लान 1956-61 के अंदर, देखिए जब भारत आजाद हुआ था तो सेकेंड 5-year प्लानिंग में 3 न्यू इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स को सेटअप किया गया था। किसके थ्रू, फॉरेन कोलैबोरेशंस के थ्रू, ठीक है, फॉरेन जितने भी फॉरेनर्स थे उन्होंने, उनकी हेल्प से इंडस्ट्रीज यहाँ पर स्टैब्लिश की गई थी। राउरकेला इन उड़ीसा कौन कौन सी थी, देखिए राउरकेला इन उड़ीसा, भिलाई इन छत्तीसगढ़ एंड दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वापस से सुनिए, उड़ीसा के अंदर राउरकेला है और छत्तीसगढ़ के अंदर भिलाई को स्टैब्लिश किया गया था, वेस्ट बंगाल के अंदर दुर्गापुर को स्टैब्लिश किया गया था। दीज वर पब्लिक सेक्टर प्लांट्स अंडर हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ये पब्लिक सेक्टर प्लांट थे, किसके अंदर में थे, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अंदर में थे। इन 1973 द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वाज क्रिएटेड टू मैनेज दीज प्लांट्स। उसके बाद में एक स्टील 1973 के अंदर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड क्रिएट किया गया था इन सबको मैनेज करने के लिए। ठीक है, यानी कि ये सारी इंडस्ट्रीज जो थी इन्हीं के अंडर में थी। सबसे पहले हम बात करेंगे राउरकेला स्टील प्लांट की। द राउरकेला स्टील प्लांट वॉज सेटअप इन 1959। कब सेटअप की गई थी, इन 1959 के अंदर सेटअप की गई थी। तो ये याद रखना है आप लोगों को, 1 मार्कर के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन द सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, कहां पर की गई थी, उड़ीसा में सुंदरवन डिस्ट्रिक्ट के अंदर की गई थी। इन कोलैबोरेशन विद जर्मनी, किसकी हेल्प से की गई थी, जर्मनी की हेल्प से की गई थी। द प्लांट वॉज लोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉक्सिमिटी to raw materials, thus minimizing the cost of transporting weight-lossing raw material. This plant has a unique location advantages as it receives coal from Jharia, Jharkhand, and iron ore from Sundargarh and Kendujhar. The Hirakud project supplies power for the electric furnace and water is obtained from the Koil and Sank river. अब देखें यहाँ पर क्या है, सेम बात है, बार बार कही जा रही है कि इंडस्ट्रीज वहीं पर स्टैब्लिश होती है, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज, क्योंकि इसके अंदर जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वेट लॉसिंग रॉ मटेरियल्स होते हैं। तो जहां पर हमें कोल मिलता है, हमें आयरन ओर अवेलेबल हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है, वाटर वगैरह, तो वहीं पर इंडस्ट्रीज को ज्यादातर स्टैब्लिश किया गया था। तो यहाँ पर ताकि इनकी जो ट्रांसपोर्टिंग जितना हो, कॉस्ट जो हो वो ज्यादा से ज्यादा कम से कम हो सके। तो यहाँ पर देखिए, दिस प्लांट हैज यूनिक लोकेशन, तो इस प्लांट की काफी अच्छी लोकेशंस हैं, उसके क्या क्या एडवांटेजेस उनको देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहां से देखिए झारिया से उनको कोल प्रोवाइड हो जाता है जो कि झारखंड के अंदर है, आयरन और सुंदरगढ़ से मिल जाता है, एंड केंदुझार से उनको प्रोवाइड हो जाता है। द हीराकुंड प्रोजेक्ट जो है वो भी पास में पड़ता है इनके, उससे इनको क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि पावर हमें प्रोवाइड हो जाती है इनको। इलेक्ट्रिक फर्नेस एंड वाटर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोयल एंड सांक रिवर। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें या वाटर की अगर हम बात करते हैं तो वो हमें सांक और कोयल रिवर से प्रोवाइड हो जाता है। देन नेक्स्ट इज भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट कहां पर लोकेटेड है, द भिलाई स्टील प्लांट वॉज स्टैब्लिश विद रशियन कोलैबोरेशन। देखिए ध्यान रखिएगा, वो जर्मनी से कोलैबोरेशन से स्टैब्लिश की गई थी और ये रशियन कोलैबोरेशन के थ्रू स्टैब्लिश की गई थी इन दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। कहां पर की गई थी, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, ऑफ छत्तीसगढ़, एंड स्टार्टेड प्रोडक्शन इन 1959। इसका प्रोडक्शन कब स्टार्ट हुआ था, 1959 के अंदर इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था। आयरन ओर कम्स फ्रॉम दिल्ली राजधारा माइंस। देखिए ये कहां से मिल रहा है, आयरन ओर इनको कहां से प्रोवाइड हो रहा है,
दिल्ली राजहारा से इनको माइंस से इनको क्या प्रोवाइड हो रहा है, आयरन ओर प्रोवाइड हो रहा है। एंड कोल फ्रॉम कोरबा एंड कारगिली कोल्स फील्ड्स। कोल कहां से मिल रहा है, कोरबा से मिल रहा है, कारगिली कोल से मिल रहा है। वाटर कम्स फ्रॉम टांडू लाडम एंड द पावर फ्रॉम द कोरबा थर्मल पावर स्टेशन। दिस प्लांट ऑल्सो लाइज ऑन द कोलकाता मुंबई रेलवे रूट। ये प्लांट भी कहां पर लगाया गया है, कोलकाता मुंबई रेलवे लाइन रूट पे लगाया गया है। द बल्क ऑफ द स्टील प्रोडक्ट गोज टू द हिंदुस्तान शिपयार्ड एट विशाखापट्टनम। इसके अलावा जो प्रोडक्शन है वो आंध्र प्रदेश जो है वो यहाँ पर नियरेस्ट पड़ता है, तो वहां पर विशाखापट्टनम का जो पोर्ट है वहां पर इसका स्टील को क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है ताकि एक्सपोर्ट वहां से किया जा सके इजीली। देन नेक्स्ट इज दुर्गापुर स्टील प्लांट। दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वो क्या है, दुर्गापुर स्टील प्लांट इन वेस्ट बंगाल। कहां पर है ये, वेस्ट बंगाल के अंदर है। वॉज सेटअप इन कॉर्पोरेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। ये किसके थ्रू लगाया गया था, ये यूनाइटेड किंगडम यूके के थ्रू यहाँ पर उनकी हेल्प से यहाँ पर स्टार्ट किया गया था। एंड स्टार्टेड प्रोडक्शन इन 1962। प्रोडक्शन यहाँ पर कब स्टार्ट किया गया था, 1962 के अंदर। दिस प्लांट लाइज इन रानीगंज एंड झारिया। ये प्लांट कहां पर लगाया गया था, रानीगंज एंड झारिया में लगाया गया था। कोल बेल्ट जहां पर है। एंड गेट्स आयरन ओर फ्रॉम नाव मुंडी। जो उनको की कोल जो है वो कहां से प्रोवाइड हो रहा था, नाव मुंडी से मिल रहा था एंड दुर्गापुर से मिल रहा था। लाइज ऑन द मेन कोलकाता दिल्ली रेलवे रूट। और ये कहां लगाया गया है प्लांट, कोलकाता दिल्ली रेलवे रूट पे लगाया गया है। ठीक है, तो हाइडल पावर एंड वाटर, हाइडल इलेक्ट्रिसिटी और वाटर जो है वो इनको कहां से मिलता है, ऑब्टेन फ्रॉम द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। दामोदर वैली कॉर्पोरेशन एक ऐसा कॉर्पोरेशन है जहां से काफी सारी इंडस्ट्रीज को यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर जो है वो प्रोवाइड करवाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ध्यान रखिएगा। देन नेक्स्ट इज बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट जो है सेटअप किया गया था 1964 के अंदर एट बोकारो विथ रशियन कोलैबोरेशन। किसकी हेल्प से किया गया था, रशियन कोलैबोरेशन की हेल्प से किया गया था। This plant was set up on principle of transportation cost minimization by creating Bokaro Rourkela combine। देखो यहाँ पर इसको इंडस्ट्री को सेटअप किया गया था, उसके पीछे एक ट्रांसपोर्टिंग को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पर सेटअप किया गया था बोकारो और राउरकेला के बीच में। अब इसका क्या रीजन था, देखिए, इट रिसीव आयरन ओर फ्रॉम राउरकेला। जो ट्रेन चलती थी ना, तो वो इसमें क्या होता था कि आयरन ओर राउरकेला से क्या किया जाता था, आयरन ओर लिया जाता था। रीजन एंड वैगन्स ऑन रिटर्न टेक कोल टू राउरकेला। तो जहां से राउरकेला से फिर क्या किया जाता था, कोल लिया जाता था और बाद में वापस कहां भेज दिया जाता था, अदर रॉ मटेरियल केम्स टू बोकारो, और बोकारो में सेल किया जाता था। यानी कि राउरकेला और बोकारो यहाँ दो के बीच में इस तरीके से जब ट्रेन आती थी और जाती थी, तो इसके अंदर क्या किया जाता था, इट रिसीव आयरन फ्रॉम द राउरकेला। यहाँ से आयरन ओर लिया जाता था और यहाँ पर कोल जो है वो लाया जाता था। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आने जाने में ट्रांसपोर्टिंग के अंदर खाली नहीं जाता था, कुछ ना कुछ चला जाता था, और जो भी इनको रिक्वायर्ड होती थी रॉ मटेरियल की वो भी इनको मिल जाती थी। From within a radius of about 350 किलोमीटर, water and hydro power is supplied by the दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। और यहाँ पर भी इनको जो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ किससे मिल रही है, इनको मिल रही है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से। और इनका जो डिस्टेंस है वो कितना था, 350 किलोमीटर अप्रोक्स। इसके अलावा अदर स्टील प्लांट्स भी हैं, वो देख लेते हैं। न्यू स्टील प्लांट्स विच वर सेटअप इन द 4th प्लांट पीरियड आर अवे फ्रॉम द मेन रॉ मटेरियल सोर्सेस। देखिए, 5th प्लानिंग के अंदर, 4th प्लानिंग के अंदर जितने भी टाइम पीरियड के अंदर जो इंडस्ट्री स्टैब्लिश की गई थी, तो उसके अंदर ये देखा गया था कि इंडस्ट्रीज में हर जगह तो रॉ मटेरियल नहीं मिलते हैं ना, तो उनके क्या क्या सोर्सेस हैं, उनके बेसिस पे, रॉ मटेरियल के बेसिस पे इंडस्ट्री स्टैब्लिश की गई थी। ऑल 3 प्लांट्स आर लोकेटेड इन साउथ इंडिया। ये जितनी भी इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं 3, वो साउथ इंडिया के अंदर इनको लगाया गया था। सबसे पहला है द विजाग स्टील प्लांट, नंबर 1, द विजाग स्टील प्लांट इन विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, जो कि कहां पर लोकेट किया गया था, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इज द फर्स्ट पोर्ट बेसिस प्लांट विच स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन 1992। जिसको कब ऑपरेट करना स्टार्ट किया गया था, 1992 के अंदर इसको ऑपरेट करना स्टार्ट किया गया था। इट्स
एक्सपोर्ट लोकेशन इज ऑफ एडवांटेजेस। देखिए यहाँ से क्या है, पोर्ट जो है यहाँ से एक्सपोर्ट इंपोर्ट इजीली हो सकता है। तो सबसे पहला पोर्ट बेस जो भी इंडस्ट्री जो थी, प्लांट जो लगाया गया था, दैट इज द वाइजाग स्टील प्लांट, जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में लगाया गया था। देन सेकेंड प्लांट था आपका द विजयनगर स्टील प्लांट, जो कि कहाँ लगाया गया था, होसापिट इन कर्नाटका के अंदर लगाया गया था। इसका क्या था, वॉज डेवलप्ड यूजिंग इंडिजियस टेक्नोलॉजी। इंडिजियस टेक्नोलॉजी इन द सेंस कि वहां के जितने भी हम फॉरेन की हेल्प से नहीं लगाया गया था, इंडिया की जितने भी टेक्नोलॉजी है उसकी हेल्प से यहाँ पर इसको लगाया गया था। दिस यूजेस लोकल आयरन, इसके थ्रू क्या किया गया था, जो लोकल आयरन है वो यूज किया गया था, एंड लाइमस्टोन वहां पर उसका यूज करके। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है आयरन ओर वहां पर मिल रहा था, उनकी वो नहीं था, लेकिन हाँ जो भी आयरन ओर वहां पर अवेलेबल है उसकी और लाइमस्टोन की हेल्प से लगाया गया था। यहाँ पर लाइमस्टोन जो है वो काफी एविडेंट क्वांटिटी के अंदर मिलता है, इसीलिए सीमेंट इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर काफी ज्यादा स्टैब्लिश की गई है। देन थर्ड वन इज द सेलम स्टील प्लांट इन तमिलनाडु वॉज कमीशन इन 1982। देखिए जो सेलम स्टील प्लांट है वो तमिलनाडु के अंदर स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था, 1982 के अंदर। अब देखिए अगर हम बात करते हैं स्टील मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड स्टील की, तो कितना है, 2013-14 के अंदर ये 87.67 मेट्रिक टन्स था, जो कि 2017-18 के अंदर अगर हम देखें तो 86.6 मेट्रिक टन ही रह गया है। ठीक है, प्रोडक्शन की अगर बात करें फिनिश्ड स्टील की। Apart from these major steel plants, there are more than 206 units located in different part of the country. अगर हम बात करते हैं इतने सारे ये जो प्लांट्स हैं, इनके अलावा भी 206 प्लांट्स और डिफरेंट एरियाज के अंदर स्टैब्लिश किए गए हैं कंट्री के अंदर। मोस्ट ऑफ दीज यूज स्क्रैप आयरन एज देयर मेन रॉ मटेरियल। तो ये इनका जो वहां पर हर जगह तो आयरन ओर नहीं मिलता है, इस वजह से क्या किया गया है, जो आयरन और जो रॉ मटेरियल एज ए रॉ मटेरियल वो क्या यूज करते हैं, स्क्रैप आयरन यूज करते हैं, जो कि रिसाइकल करते हैं। ठीक है, जितना भी खराब आयरन होता है उसको वापस रिसाइकल करके एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, एंड द प्रोसेस इट इज इन इलेक्ट्रिक फर्नेस। और जो प्रोसेसिंग होती है वो कोल के थ्रू नहीं होती है, वो किसके थ्रू होती है, इलेक्ट्रिक फर्नेसेस के थ्रू की जाती है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को डिस्कस करेंगे।